नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक खबर के वीकली डिफेंस अपडेट सीरीज में, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं पूरे हफ्ते के इम्पोर्टेंट डिफेंस अपडेट्स। तो चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते के कुछ खास हेडलाइंस। इंडियन आर्मी चीफ MM नरवणे को नेपाली आर्मी के हॉनरेरी जनरल रैंक से नवाजा गया। फ्रांस से बड़ी मात्रा में हैमर स्टैंड ऑफ मिसाइल्स पहुंच रहे हैं अंबाला, जहां राफेल है तैनात। एक रहस्यमय शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल का सुखोई से किया गया सफल परीक्षण। रफाल के बाद भारत और फ्रांस के बीच हो सकता है एक और बड़ा डिफेंस डील। फ्रांस बना भारत का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर। चाइना द्वारा पाकिस्तान को दी गई JF-17 फाइटर जेट्स में से 40% जेट्स उड़ने के काबिल नहीं। मालाबार एक्सरसाइज का पहला चरण हुआ सफलतापूर्वक संपन्न। दूसरा चरण जल्द अरेबियन सी में होगा शुरू। खबरों को विस्तार में जानने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल पे भारत के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से जुड़ी वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे बनाते रहते हैं। अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए खबरों को विस्तार में जान लेते हैं। पिछले गुरुवार को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भारत के आर्मी चीफ MM नरवणे को नेपाली आर्मी के हॉनरेरी जनरल रैंक से नवाजा है। भारत और नेपाल के बीच ये परंपरा 1950 से चली आ रही है, जिसके अंतर्गत नेपाल के आर्मी चीफ को भी भारत के आर्मी जनरल के हॉनरेरी रैंक से नवाजा जाता है। काठमांडू में नेपाली प्रेसिडेंट के आवास शांति निवास में आयोजित एक कार्यक्रम में नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, इंडियन एम्बेसडर विनय काटवार, इंडियन एम्बेसडर विनय कावत्रा और दोनों देशों के सीनियर ऑफिशियल्स भी शामिल थे। पिछले कुछ महीनों में भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच खटास पैदा हो गई थी, जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने चाइना के इशारे पर भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल का हिस्सा बताने लगे। और अब इंडियन आर्मी के चीफ का ये दौरा दोनों देशों के बीच पैदा हुई दूरी को कम करने की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इंडियन आर्मी के पहले चीफ जनरल KM करियप्पा को पहली बार 1950 में नेपाली आर्मी के हॉनरेरी जनरल रैंक से नवाजा गया था। 2019 में भारत ने भी नेपाल के आर्मी चीफ पूर्णचंद्र थापा को इंडियन आर्मी के हॉनरेरी जनरल रैंक से नवाजा था। जनरल नरवणे के इस दौरे के दौरान दोनों देशों के आर्मी के चीफ के बीच लंबी चली बातचीत में दोनों देशों के बीच तालमेल बढ़ाने और एक दूसरे के साथ हर वक्त मिलकर काम करने पर जोर दिया गया है। जैसे कि हमने आपको अपने पिछले एक वीडियो में बताया था कि अप्रैल 2021 तक भारत के पास कुल 21 राफेल फाइटर जेट्स हो जाएंगे, और इस श्रृंखला में पिछले बुधवार को फ्रांस से 3 और राफेल जेट्स भारत पहुंचे हैं। अब खबर ये भी आ रही है कि फ्रांस से भारी मात्रा में एयर टू सरफेस हैमर ऑल वेदर स्मार्ट वेपन्स को इस महीने के अंत तक भारत लाया जाएगा। अब इन मिसाइल की संख्या को गुप्त रखा गया है, और इन मिसाइल को भारत की ज़रूरत को देखते हुए फ्रांस अपने स्टॉक होल्डिंग में से भारत को दे रहा है। भारत पहले से ही रफाल के साथ मिका, मीटियोर और स्कैल्प जैसे वेपन्स की खरीद के डील्स को कर चुका है, और अब हैमर के भी आ जाने के बाद राफेल अपने सारे ओरिजिनल वेपन सिस्टम के साथ लैस हो जाएगा। हैमर एक फायर एंड फॉरगेट वेपन है, जिसे बहुत ही शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज से भी बिना किसी GPS की अवेलेबिलिटी के फायर किया जा सकता है, और इसे आसानी से जैम भी नहीं किया जा सकता। हैमर मिसाइल के डील को इस साल गलवान हादसे के बाद सितंबर में भारत और फ्रांस के बीच साइन किया गया था, और इसके अंतर्गत बड़ी मात्रा में ये मिसाइल अंबाला स्थित गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को इस महीने के अंत तक पहुंचा दी जाएंगी। हैमर को मल्टी टारगेट अटैक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसकी रिड्यूस्ड लाइफ साइकिल कॉस्ट की वजह से इसका मेंटेनेंस भी ना के बराबर है। डेटा लिंक कैपेबिलिटी की वजह से ये अपने टारगेट को आसानी से पहचान सकता है, और इसके एंगल ऑफ इम्पैक्ट को किसी भी वक्त बदला जा सकता है। हैमर के आ जाने के बाद राफेल अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम कर पाएगा, और अपने प्रतिद्वंदियों को किसी भी तरह की एंगेजमेंट में धूल चटा देगा, चाहे वो पाकिस्तान का JF-17 हो और चाहे चाइना का J-20 हो। भारत ने पिछले बुधवार को ओडिशा के तट से एक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 10 किलोमीटर की रेंज वाली इस मिसाइल को सुखोई 30 MKI से फायर किया गया था,
जो कि अपने टारगेट को सटीक निशाना बना पाया था। ऐसे तो इस मिसाइल की डिटेल्स को कहीं भी बताया नहीं गया है, पर रक्षा विशेषज्ञों द्वारा लगाई जा रही अनुमानों को देखें तो शायद सुखोई से टेस्ट किया गया मिसाइल रशिया का R-73 CCM हो सकता है। जैसे कि पिछले हफ्ते मीडिया में आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि गलवान हादसे के बाद भारत ने रशिया को जितने भी ऑर्डर्स दिए थे वो सारे भारत को डिलीवर कर दिए गए हैं। तो अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बुधवार को की गई टेस्टिंग के लिए शायद रशिया से आई नए स्टॉक में से किसी एक मिसाइल को इस्तेमाल किया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहना है कि भारत ने R-73 के इम्प्रूव्ड वर्जन R-74 को खरीदा है, जो कि एक एडवांस्ड IR सीकर के साथ लैस है। भारत ने ओडिशा के बालासोर के पास फिर से किसी एयर टू एयर फायरिंग के लिए एक नोटाम वार्निंग को नवंबर 30 से दिसंबर 4 के बीच के लिए जारी किया है, और देखना होगा कि इंडियन एयरफोर्स इस बार क्या सरप्राइज देती है। मीडिया में आई एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस जल्द ही भारत को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इंडियन नेवी के लिए P-75I क्लास सबमरीन को बनाने की प्रपोजल को पेश कर सकता है। इस साल सितंबर में फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले की भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई सारे रक्षा संबंधी विषयों पे बात हुई, जिनमें P-75I सबमरीन के टेंडर भी शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत द्वारा रोल आउट की जाने वाली इस टेंडर की वैल्यू 450 अरब रुपए या $5.6 बिलियन की हो सकती है, जिसके अंतर्गत 6 स्टेल्थ सबमरीन्स को खरीदा जाएगा, जिनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी होगा और अभी इंडियन नेवी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सबमरीन से ज्यादा दिनों तक पानी में रहने की क्षमता होगी। इंडियन पार्टनर के रूप में भारत ने ऑलरेडी L&T और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को इस प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट किया है, और 5 फॉरेन देशों की कंपनीज को RFP या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा गया है, जिनमें जर्मनी की टीसन ग्रुप, रशिया की रूबिन डिजाइन ब्यूरो, स्पेन की नवांशिया, साउथ कोरिया की डेवू और फ्रांस की नेवल ग्रुप शामिल हैं। फ्रांस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद भारत स्वदेशी सबमरीन प्रोग्राम को भी विकसित करने की कोशिश करेगा। राफेल के बाद भारत और फ्रांस के बीच ये और एक बहुत ही बड़ा डिफेंस डील होने वाला है, जिससे आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच की दोस्ती और भी बढ़ जाएगी। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जब पूरा विश्व भारत के खिलाफ था, तो ऐसे में सिर्फ फ्रांस ने ही भारत का साथ दिया था, और अब फ्रांस भारत का रशिया और इसराइल के बाद तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। पाकिस्तान का फ्रंट लाइन फाइटर जेट JF-17, जिसे चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर बनाते हैं और जिसे पाकिस्तान के लोग भारत के राफेल के लिए चुनौती मानते हैं, उन JF-17 फाइटर जेट्स में से आज की तारीख में 40% से भी ज़्यादा फाइटर जेट्स उड़ने के काबिल नहीं हैं। मीडिया में आई कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के 2 एयर बेसेस में 40% से भी ज़्यादा फाइटर जेट्स को मल्टीपल इश्यूज़ की वजह से ग्राउंड कर दिया गया है। इन फाइटर जेट्स में कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं जिन्हें जल्दी ठीक भी नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार JF-17 के कनोपी में इलेक्ट्रिकल मैलफंक्शन को नोटिस किया गया है, जिसकी वजह से पायलट किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में एयरक्राफ्ट से इजेक्ट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट के फ्यूसलाज में भी क्रैक्स को देखा गया है, जहां इस एयरक्राफ्ट पर ग्रेविटी से रिलेटेड प्रेशर पड़ता है। JF-17 के स्ट्रेक एरियाज, जो कि पूरे एयरक्राफ्ट को मजबूत बनाए रखता है, उसमें भी क्रैक्स को नोटिस किया गया है, और कुछ केसेस में एंकर ब्रेकरेज को भी देखा गया है। इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ तो एक मोटर बाइक भी नहीं चल पाएगा, पर पाकिस्तानी इस तरह के फाइटर जेट्स के साथ हमारे राफेल को चुनौती देने की सपने देख रहे हैं। असलियत यह है कि अब चाइना से मिली इस भीख को पाकिस्तान सिर्फ एक सुसाइड प्लेन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। आखिरकार क्वाड देशों के सारे मेंबर्स मिलके बे ऑफ बंगाल में मालाबार नेवल एक्सरसाइज के पहले चरण की एक्सरसाइज को पूरा कर चुके हैं। 3 नवंबर को बे ऑफ बंगाल में विशाखापट्टनम से शुरू हुई इस एक्सरसाइज में भारत के INS विक्रमादित्य के साथ साथ यूएस के सुपर कैरियर्स USS निमित्ज और रोनाल्ड रेगन भी शामिल हुए हैं। इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया और जापान के भी नेवल शिप्स और वॉरशिप्स भी शामिल हुए हैं। मालाबार एक्सरसाइज को पहली बार भारत और यूएस के बीच 1992 में शुरू किया गया था, जिसके बाद 2015 में जापान को भी शामिल कर लिया गया था, और अब 2020 में
क्वाड के ऑफिशियल गठन के बाद इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया है। मालाबार एक्सरसाइज को इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री ट्रेड को आने वाली किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए शुरू किया गया था। और जैसे जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उससे परेशान देश इस एक्सरसाइज में चाइना को जवाब देने के लिए जुड़ रहे हैं। शुक्रवार को खत्म हुई इस एक्सरसाइज का दूसरा चरण इसी महीने अरेबियन सी में भी शुरू किया जाएगा, जहां हम पाकिस्तान के साथ अपना सी बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडियन नेवी ने इस मेगा एक्सरसाइज के पहले चरण के खत्म होने के संदर्भ में एक वीडियो भी रिलीज किया है, जिसे हम आपके लिए इस वीडियो के अंत में पेश करेंगे और आशा करते हैं कि आपको भी वो वीडियो पसंद आएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे और भी ऐसी सटीक खबरें और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।